होप कि क्लियर हो गया होगा सबको। Okay, everyone, you can drop your questions in the chat box and Dr. Noman will answer them one by one. अच्छा, किसी ने कहा था कि पोल नंबर 4 भी एक्सप्लेन कर दें। जी, वो दोबारा शेयर कर दूं मैं? हाँ, वो शेयर कर दें। A medical student is conducting a research on adherence to insulin regimen in different socio-economic groups in the city. He divides the population into lower, middle, and upper classes, and randomly selects the patients from all of these groups. What type of sampling was used in this study? अब इसमें उस स्टूडेंट ने ये किया है कि उसने इंसुलिन रेजिमेन की जो अडेरेंस है वो चेक करनी थी अपनी सिटी की पॉपुलेशन में, ठीक है। और उसने ये देखना था कि किस सोशो इकोनॉमिक क्लास में कितनी अडेरेंस है। तो उसने पूरी पॉपुलेशन ली, ठीक है। लेट्स उसने 10 लाख की पॉपुलेशन थी पूरी सिटी की, और उसने को डिवाइड कर दिया 3 ग्रुप्स में, लोअर सोशो इकोनॉमिक में, मिडिल में और अपर में। अब उसने सैम्पलिंग के लिए लेट्स उसका सैंपल साइज आया है 300, ठीक है ना। तो उसने तीनों जो ग्रुप्स हैं उनमें से 100 सैंपल यूज किया, 100 का सैंपल लिया है। तो उसने रैंडमली लिए हैं लोअर क्लास में से, 100 उसने मिडिल में से लिए हैं रैंडमली, और 100 उसने अपर क्लास में से लिए हैं, ठीक है। अब चूंकि इसने तीनों क्लासेस को यूज किया है इसमें, और हर क्लास में से उसने रैंडमली पार्टिसिपेंट सेलेक्ट किए हैं, तो ये सर्टिफाइड सैम्पलिंग है, ठीक है, जो कि रैंडम सैम्पलिंग या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप है। हर क्लास में से हर पार्टिसिपेंट का इक्वल चांस था स्टडी में पार्टिसिपेट होने का, ठीक है। अब क्लस्टर, अभी सेकंड नंबर पे ऑप्शन पे लोगों ने क्लस्टर पे किया हुआ है, शायद वो कंफ्यूज हो गए ग्रुपिंग की वजह से। क्लस्टर तब होती है अगर इस पॉपुलेशन को वो ग्रुप्स में डिवाइड करता, लेट्स से 5 या 10 ग्रुप्स में वो डिवाइड करा है, और उसमें सारे ग्रुप्स नहीं यूज करने थे। जैसे इसमें तो उसने 3 ग्रुप्स में डिवाइड करके तीनों यूज किए ना, और तीनों में से उसने 100 का सैंपल लिया है रैंडमली। क्लस्टर सैम्पलिंग में उसने पूरी पॉपुलेशन को 5 या 10 ग्रुप्स में डिवाइड करना था, और उसमें से रिक्वायर्ड क्लस्टर जो है वो यूज करने थे। लेट्स से उसने 10 में डिवाइड किया पूरी पॉपुलेशन को, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन लेवल कर लेंगे। सोशल इकोनॉमिक तो 3 ही बनती है ना, तो लोअर होती है, मिडिल होती है, या अपर होती है। तो एजुकेशन लेवल थोड़े ज़्यादा बनते हैं, तो एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 उसने यूज़ किए हैं ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन लेवल। तो उन 10 ग्रुप्स में से उसने 10 क्लस्टर्स में डिवाइड कर लिया है। उसमें से उसने रैंडमली 5 जो है क्लस्टर्स जो हैं वो सेलेक्ट किए हैं। अब उन 5 क्लस्टर्स में से उसने 300 की पॉपुलेशन रैंडमली सेलेक्ट की है, ठीक है ना। और 60 बनता है ना पर ग्रुप, ये अगर 5 से 300 को डिवाइड करें, तो 60 उसने हर ग्रुप में से लेके 5 ग्रुप्स में से उसने वो किया है, तब इसको हम क्लस्टर सैम्पलिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेटिफाइड है क्योंकि इसने सारे ग्रुप्स को उसमें यूज किया, और हर ग्रुप में से उसने रैंडमली बंदे लिए हैं अपनी स्टडी के लिए। ओके, सो डॉक्टर नुमान, अब चैट बॉक्स में लोगों ने अपने क्वेश्चंस शेयर किए हुए हैं, आप काइंडली उनका आंसर दे दें। ठीक है, एक अटेंडी ने लिखा हुआ कि डज इट बिकम अ हिंड्रेंस इन गेटिंग आवर आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन इंटरनेशनल जर्नल इफ वी यूज कन्वीनियंस सैम्पलिंग टेक्निक। अब ये जर्नल्स इसमें बहुत ज़्यादा हैं, तो ये आप डिपेंड करता है जर्नल पे। जो बहुत अच्छे जर्नल्स हैं वो तो ज़ाहिर है फिर कहते हैं कि आपके पास आपने कन्वीनियंट सैम्पलिंग यूज़ किया तो आपके पास बायस आएगा। वो काफ़ी कन्वीनियंट सैम्पलिंग जब आप यूज़ करते हैं तो काफ़ी बायसेस के चांसेस होते हैं रिजल्ट्स में। तो काफ़ी जर्नल्स जो हैं वो एक्सेप्ट कर भी लेते हैं, और जो अच्छे जर्नल्स हैं वो नहीं भी करते, वो कहते हैं आप रैंडम सैम्पलिंग यूज़ करें। तो डिपेंड करता है, वेरी करता है जर्नल टू जर्नल। जितना अच्छा जर्नल होगा उसकी उतनी स्ट्रिक्ट वो होंगी, क्योंकि वो तो आपको मैंने पहले बताया था कि रैंडम सैम्पलिंग जो है वो ज़्यादा सुपीरियर है एज कम्पेयर टू कन्वीनियंट सैम्पलिंग। हाँ, एक ने अच्छा क्वेश्चन किया हुआ है कि इफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रेफरेंस स्टडी आर द सेम एज आर्स, देन व्हाई आर वी कंडक्टिंग आवर स्टडी, इजंट दैट कॉपिंग द आइडिया ऑफ द रेफरेंस स्टडी। तो अब देखिए, आप जो आप स्टडी है वो सेम टू सेम तो कॉपी नहीं करते रेफरेंस स्टडी को, तो एक आध आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम होता है। फॉर एग्जांपल आपने अगर क्रॉस सेक्शन स्टडी करनी है, तो क्रॉस सेक्शन स्टडी में तो होती ही प्रेवलेंस है,
ठीक है ना। तो चाहे आप रेफरेंस स्टडी यूज करें, उसमें भी उसने प्रेवलेंस तो फाइंड की होगी। अगर आप खुद भी प्रेवलेंस क्रॉस सेक्शन स्टडी कोई कर रहे हैं, तो उसमें भी आपने प्रेवलेंस तो फाइंड करनी है, क्योंकि आपने क्रॉस सेक्शन स्टडी का मकसद ये होता है कि आपने जो रिस्क फैक्टर है या डिजीज की प्रेवलेंस शो करनी है। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव मैच हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ इसकी कॉपी की है सारी की सारी, वो एक आध ऑब्जेक्टिव जो है प्राइमरी आउटकम का जो है वो मैच हो जाता है ड्यू टू स्टडी डिजाइन की वजह से वो मैचिंग होती है। ठीक है ना। तो वो इस वजह से वो ऐसा लगता है। उसका मतलब ये नहीं कि आपने पूरी पूरी स्टडी जो है उनकी वो कॉपी कर ली है। तो अब जैसे आप प्रोसेक्शन या केस कंट्रोल स्टडी कर रहे हैं आप उसमें, तो आपने उसमें और रेशो तो निकालने हैं। अब और रेशो आप भी निकालेंगे, वो रेफरेंस स्टडी जो हुई होगी उससे भी निकाले होंगे। तो आपने उसकी बेस पे आपने जो सैंपल साइज निकालना है। अच्छा, इसमें एक एक अटेंडी ने लिखा हुआ है कि हाउ डू वी डिटरमिन प्रोपोर्शन ऑफ अ पॉपुलेशन, लाइक हाउ डिड वी राइट 0.914। अच्छा, ये मैंने आपको बताया कि स्टडीज में परसेंटेजेस शो होती हैं। तो जो परसेंटेज का मतलब होता है कि आउट ऑफ 100%, का मतलब ये होता है। ठीक है ना। 19.4% का मतलब है कि 19.4 आउट ऑफ 100। ठीक है। अब वो जो कैलकुलेटर है उसमें ये एक मतलब उन्होंने एक कंपैटिबिलिटी इशू है कि वो वैल्यूज नहीं यूज कर सकता 19.4। काफी आप ऑनलाइन कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, उनमें कोई इशू नहीं होता। आप 19.4 भी सिंपल डालें तो सैंपल साइज आ जाएगा। ठीक है। ये कैलकुलेटर तो कैलकुलेटर वेरी करता है, बस किसी ने उस तरह का सॉफ्टवेयर बनाया होगा, किसी ने इस तरह का बनाया हुआ है। तो इसमें आपने फिर आउट ऑफ 1 हमेशा यूज करनी होती है, क्योंकि जब भी आप 19.4 यूज करेंगे ना, वो बताएगा कि वैल्यूज कैन ओनली रेंज फ्रॉम 0 to 1। ठीक है। तो आप अगर 19.4 है ना आउट ऑफ 100, तो आउट ऑफ 1 जो है वो 0.194 बनेगा। ठीक है। तो आप इसको ऐसे सिंपल यूज कर सकते हैं कि 19.4 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1 कर दें, मतलब डिवाइड बाय 1 सॉरी कर दें। ठीक है। सॉरी डिवाइड बाय 10 कर दें। तो एक पॉइंट उस तरफ चला जाता है तो 0.194 हो जाएगा। अब 10 से कम की वैल्यू है, मतलब 0.8% अगर, तो उसको आप आउट ऑफ 1 निकालेंगे तो वो 0.8% बनेगा। ठीक है। जैसे आप सिंपल मार्क्स निकालते हैं अपने, 100 में से मार्क्स निकालें तो वो 90.4 बनेंगे। अगर आप 1 में से निकालेंगे तो वो 0.194 बनेंगे। ये उस तरह से निकलता है। एक अटेंडी ने लिखा हुआ है कि प्लीज रिपीट द पावर ऑफ द स्टडी, इज इट कॉन्फिडेंस इंटरवल, शायद ये पूछना चाह रही है वो। तो पावर ऑफ द स्टडी डिफरेंट है। पावर ऑफ द स्टडी है जो आपके पास टाइप 2 एरर है। ठीक है ना। उसका कॉम्प्लीमेंट है, मतलब 1 माइनस टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर जो है वो बीटा के तौर पे से डिनोट किया जाता है, बीटा से। तो 1 माइनस टाइप 2 एरर है वो जो है वो पावर ऑफ द स्टडी होती है। ठीक है। तो जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो ये है कि आपका जो एक कॉन्फिडेंस इंटरवल जो होती है वो एक रेंज होती है। मतलब आपकी जो एक मीन वैल्यू आई है या आपकी एक जो प्रेवलेंस आई है, उसके आगे उन्होंने 95% ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल दी होती है और वो रेंज होती है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो वैल्यू आई है ना रिसर्च स्टडी से, वो जरूरी है कि हर दफा यही वैल्यू आए। जब भी आप स्टडी रिपीट करेंगे या कोई और स्टडी करेगा उसी पॉपुलेशन को, तो हमेशा वही वैल्यू नहीं आएगी। वो हमेशा एक रेंज के अंदर लाई करेगी। तो वो रेंज उन्होंने दी होती है कि 95% ऑफ द टाइम्स जो है वो जो जब स्टडी रिपीट होगी तो वो जो वैल्यू है वो उस रेंज के अंदर आएगी। वो कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है। जबकि पावर ऑफ द स्टडी एक टोटली डिफरेंट थिंग है। पावर 1 माइनस टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर ये है कि इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्ट रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू। मतलब एक नल हाइपोथेसिस रियलिटी में ट्रू था, लेकिन आपने एक्सीडेंटली आपकी स्टडी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। वो इस वजह से क्योंकि आपका सैंपल साइज एडिक्वेट नहीं था। ठीक है। तो वो टोटली डिफरेंट चीज है। एंटीसिपेटेड पॉपुलेशन क्या होती है? ये एंटीसिपेटेड पॉपुलेशन प्रोपोर्शन वो सॉफ्टवेयर में जो टर्म यूज की हुई है, तो वो ये प्रेवलेंस ही है जो आप रेफरेंस स्टडी से यूज कर रहे हैं। ठीक है। मतलब जो आप एंटीसिपेट कर रहे हैं प्रोपोर्शन या प्रेवलेंस एंड प्रोपोर्शन इज वन एंड द सेम थिंग। ठीक है। तो जो प्रेवलेंस आपने रेफरेंस स्टडी से यूज की है वही एंटीसिपेटेड पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है। अच्छा, एक मैंने पहले क्वेश्चन पढ़ा था, वो उन्होंने किया हुआ था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव प्रिसीजन एंड एब्सोल्यूट प्रिसीजन। जो एब्सोल्यूट प्रिसीजन होती है ना वो फिक्स होती है। ठीक है ना। आप जो भी स्टडी करें वो आपने बाय डिफॉल्ट फिक्स ली होती है। जैसे आप पी वैल्यू लेते होते हैं 0.05। ठीक है ना। हर स्टडी में वो सेम होती है। इसी तरह वो एब्सोल्यूट प्रिसीजन है 5%। वो सेम है हर स्टडी में। हमेशा आपने रिसर्चर ने पहले से फिक्स की होती है 5%। जो रिलेटिव प्रिसीजन होती है ना वो वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू द वैल्यू। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक प्रेवलेंस आई है 20%, तो आपको मार्जिन ऑफ एरर था वो था एब्सोल्यूट प्रिसीजन की, सॉरी 5% एब्सोल्यूट प्रिसीजन की। ठीक है। तो एब्सोल्यूट प्रिसीजन 5% का मतलब है कि हमेशा जो ट्रू वैल्यू है ना उसकी आएगी उसकी पॉपुलेशन की, वो +- 5% होगी परसेंटेज की। वो होगी वेरी करेगी फ्रॉम 15 to 25। ठीक है।
तो जो रिलेटिव होती है ना वो वैल्यू टू वैल्यू वेरी करती है। मतलब अगर 20% का 5% निकाले ना तो वो प्लस माइनस अगर हो 20 से वो रिलेटिव प्रेसिजन होगी। अब अगर रिलेटिव प्रेसिजन 5% है और आपकी वैल्यू 40% आई है प्रेफरेंस की, तो वो 5% ऑफ द 40 के साथ उसका मार्जिन ऑफ एरर होगा। ठीक है, तो रिलेटिव प्रेसिजन हमेशा जो आपकी वैल्यू आती है प्रेफरेंस की या मीन की उस हिसाब से वेरी करेगा। तो जो एब्सोल्यूट प्रेसिजन है वो हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस होता है। व्हाट अबाउट डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शन स्टडीइंग डेमोग्राफिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन? इस क्वेश्चन की मुझे थोड़ी समझ नहीं है ये क्या लिखा हुआ है इन्होंने। व्हाट अबाउट डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शन स्टडी डेमोग्राफिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन? एक में लिखा हुआ है क्रॉस सेक्शन स्टडी के लिए कौन सा फार्मूला यूज होगा। तो फार्मूलाज तो आपको वही मैंने 4 फार्मूलाज बताए हैं, वो अब आप डिपेंड करेगा। मैंने आपको बताया था कि दो चीज़ों पे डिपेंड करता है आपका सैंपल साइज, आपने कौन सा फार्मूला यूज करना है, एक टाइप ऑफ स्टडी और एक टाइप ऑफ प्राइमरी आउटकम वेरिएबल। तो जो टाइप ऑफ स्टडी अगर आपकी क्रॉस सेक्शन स्टडी है उसमें वही दो फार्मूला से, एक था मतलब कॉन्टिन्यूस रिस्पांस वेरिएबल्स के लिए, मतलब क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के लिए फार्मूला यूज होता है, और एक क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के लिए यूज होता है। तो वो आपके वेरिएबल्स पे डिपेंड करेगा। जो क्वालिटेटिव वाला फार्मूलाज हैं, अगर आपके वेरिएबल जो है प्राइमरी आउटकम वो क्वालिटेटिव है तो आप क्वालिटेटिव वाला फार्मूला यूज करेंगे जो सैंपल साइज कैलकुलेटर में आपको बताया है। और अगर आपका क्वांटिटेटिव वेरिएबल है तो आप क्वांटिटेटिव वेरिएबल वाला जो कॉन्टिन्यूस रिस्पांस वेरिएबल थे उसके जो फार्मूलाज थे जिसमें आपने मीन पुट करने थे वो वाले फार्मूलाज आप यूज करेंगे। एक लिखा हुआ इफ द पी वैल्यू लेस देन 0.001 डू वी यूज द स्मॉल प्रोपोर्शन टेस्ट। तो नहीं, ये पी वैल्यू डिफरेंट है। पी वैल्यू 0.001 आपने पहले से ही सेट की हुई थी, इसका उससे ताल्लुक नहीं है सैंपल साइज से। ठीक है ना, तो वो ये है कि अगर आपकी प्रेफरेंस 0.001 हो तब आपने स्मॉल प्रोपोर्शन टेस्ट यूज करना है। ठीक है, वो बहुत कम ही स्टडीज होती हैं इस तरह की, कभी मैंने भी बहुत कम ही देखी है इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा उसका नहीं बताया। तो वो अगर प्रेफरेंस आप 0.01% हो ना, यानी कि 1% से कम हो, तब आपने स्मॉल प्रोपोर्शन टेस्ट वाला फार्मूला यूज करना है। पी वैल्यू में नहीं, उसका उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है उसका। हाउ कैन वी कैलकुलेट द सैंपल साइज फॉर रेट्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट? कोहोर्ट स्टडीज के लिए भी ये कैलकुलेटर यूज हो सकता है, वो मैं आपको बता देता हूँ, किसी ने पूछ लिया है तो। अच्छा, इसमें आप पाएंगे ना ये केस कंट्रोल स्टडीज है 3 पे, नंबर 3 पे, फिर नंबर 4 पे है कोहोर्ट स्टडीज। ठीक है, तो कोहोर्ट जैसे आप केस कंट्रोल स्टडीज में हमेशा ऑड रिस्क निकालते हैं ना, ऐसे ही कोहोर्ट स्टडीज में आप हमेशा रिलेटिव रिस्क निकालते हैं। हमेशा रिस्क फैक्टर आप बेस पे आप पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं, रिस्क फैक्टर एक ग्रुप में होगा और एक में नहीं होगा, और फिर आप उसको फॉलो अप करते हैं इन टाइम और देखते हैं कि किस में डिजीज अकर हो रही है और किस ग्रुप में डिजीज की अकरेंस नहीं है। तो इसमें आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है, हाइपोथेसिस टेस्ट फॉर रिलेटिव रिस्क। ठीक है, तो इसकी आप एस्टिमेट में जाएंगे। तो ये विंडो ओपन होगी। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इसने पहले से 5 पे यूज किया हुआ है, इसको आपने नहीं छेड़ना बिल्कुल भी। पावर ऑफ द टेस्ट वही 90% है, इसको आप 80% भी कर सकते हैं, 90% यूज कर लें, योर चॉइस। इसमें अब इसने किया हुआ टेस्ट वैल्यू ऑफ रिलेटिव रिस्क, ये आपका नल हाइपोथेसिस टेस्ट वैल्यू जो है ना वो नल हाइपोथेसिस वाली वैल्यू होती है। ठीक है ना, इसमें आपने अब जैसे मैंने आपको बताया था केस कंट्रोल में जो नल हाइपोथेसिस है वो था कि आपका ऑड रेशो 1 है। 1 ऑड रेशो का मतलब होता है कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपोजर एंड द डिजीज। ऐसे ही रिलेटिव रिस्क भी जो नल हाइपोथेसिस है वो 1 होता है। 1 रिलेटिव रिस्क का मतलब ये होता है कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द रिस्क फैक्टर एंड द डिजीज। ठीक है ना, अगर 1 से ज्यादा होगा तो इसका मतलब है पॉजिटिव रिलेशनशिप है कि जितना रिस्क फैक्टर आपका बढ़ेगा उतना आपकी डिजीज के चांसेस बढ़ेंगे। और अगर 1 से रिलेटिव रिस्क कम होता है तो इसका मतलब होता है कि जितना आपका एक्सपोजर बढ़ेगा रिस्क फैक्टर के साथ उतने डिजीज के चांसेस कम होंगे। तो जो टेस्ट वैल्यू है वो हमेशा 1 होती है। मतलब नल हाइपोथेसिस ये है कि आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है डिजीज का और रिस्क फैक्टर के साथ, तो इसको आप हमेशा 1 लिखेंगे। ठीक है ना, टेस्ट वैल्यू को। फिर है एंटीसिपेटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज अमोंग द एक्सपोज्ड। अभी कोई मैंने कोहोर्ट स्टडी मेरे पास अभी नहीं है इस टाइम जिसमें आपको मैं शो करता। तो बहरहाल आप अगर नेट पे जाएं, आपको कोहोर्ट स्टडी अगर आप कर रही हैं तो उसमें आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक रिस्क फैक्टर होता है, एक डिजीज होता है।
तो इसमें आप दो रिस्क फैक्टर की बेस पे आप केसेस लेते हैं और कंट्रोल लेते हैं, ठीक है ना। केसेस में रिस्क फैक्टर होता है और कंट्रोल में वो रिस्क फैक्टर नहीं होता। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि व्हाट आर द चांसेस ऑफ हैविंग लंग कैंसर आफ्टर स्मोकिंग, ठीक है। तो आपने एक स्मोकर्स का ग्रुप लेना है, एक नॉन स्मोकर्स का ग्रुप लेना है, ठीक है। तो जो एंटीसिपेटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिजीज अमंग एक्सपोज्ड, तो आपने उनको फॉलोअप किया, आपने देखा कि स्मोकर्स में 40% को लंग कैंसर हो गया और नॉन स्मोकर्स में सिर्फ 10% को लंग कैंसर हुआ है। तो वो अपने वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है। तो जो एंटीसिपेटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिजीज अमंग एक्सपोज्ड है, मतलब अमंग स्मोकर्स जो प्रोबेबिलिटी ऑफ लंग कैंसर है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी यानी कि उसकी जो प्रेवलेंस है वो अपने यहाँ पे पुट करनी है। वो मैंने आपको कहा कि एज एन एग्जांपल आप यूज कर सकते हैं 40%, तो यहाँ उसको 0.4 यूज करें उसका, उसकी वैल्यू। और एंटीसिपेटेड प्रोबेबिलिटी या प्रेवलेंस ऑफ डिजीज अमंग अनएक्सपोज्ड, मतलब जो नॉन स्मोकर्स हैं उनमें लंग कैंसर की जो प्रेवलेंस है वो यहाँ पे आपने पुट करनी है। वो 10% मैंने आपको एज एन एग्जांपल दी थी, तो आप 0.1 यूज करें। ठीक है, तो इसमें सब वैल्यूज पुट करेंगे। अभी वो पता नहीं इसमें क्या एरर आ रहा था, शायद क्या मसला था इसको, तो वो सैंपल साइज आ जाता है इस तरह से। कोहॉर्ट स्टडीज में हमेशा सैंपल साइज ज्यादा ही होता है, ठीक है ना। और केस कंट्रोल में कम होता है, ये दोनों में ज्यादा डिफरेंस होता है। तो इस तरह से आप इसकी कैलकुलेशन जो है वो करते होते हैं। तो अच्छा, आपको टाइम का कोई इशू तो नहीं है, क्योंकि मुझे नेक्स्ट प्रेजेंटर ने कहा था कि 3:45 तक आप फ्री हो जाएं। जी भाई, एक्चुअली अगर 4 o'clock तक खत्म कर दे तो अच्छा होगा, बिकॉज नेक्स्ट जो है वो भी एक कॉन्फ्रेंस होनी है 4 o'clock। ठीक है, तो आप देख लें, आपकी मर्जी, अगर क्वेश्चन हैं और तो अगर आप करना चाहते हैं आई हैव नो इशू। आपने वैसे चलिए, तो मैसेज क्वेश्चन करना या ईमेल तो करने तो ईमेल कर दें। हाँ, आप अपना ईमेल दे दें, लोग आपको ईमेल करके पूछ लें, बिकॉज एक्चुअली टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। Okay everyone, I think that was it for today. अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो हम आपके साथ email share कर देंगे. You can ask him on his email. The post evaluation form will be shared in your groups. And with that being said, the webinar comes to an end. Thank you so much for being with us here today.